हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम गति है। तो फिजिक्स लेसन फर्स्ट, गति। मोशन, ये देखो मोशन क्या होता है। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे हम कहेंगे वह मोशन में है। समय चल रहा है और वस्तु वहीं पर रुकी हुई है तो हम कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। यानी अगर हम कहें तो गति की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है गति की अवस्था, गति की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु, ध्यान से सुनना आप लोग, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब समझ रहे हो कि समय के साथ साथ चले, है ना। समय को लेकर देख कर, बिना समय का नहीं, ठीक ना। समय के साथ साथ चले, बिना समय का नहीं। तो समय के सापेक्ष अपनी अपनी स्थिति बदलती है, उसे हम गति की अवस्था में, समय चलता रहे और वो अपनी स्थिति बदल दे तो हम उसे कहेंगे कि वो स्थिति गति की अवस्था में है। एक अवस्था और होती है, वो होता है विराम की अवस्था, विराम की अवस्था। इसमें सेम ऐसा ही होगा कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है, अपनी स्थिति नहीं बदलती है, उसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे समय चलता रहा, वो वहीं पर रुके रहे, 10 मिनट बाद भी देखे तो वहीं पर रुकी रहे, 20 मिनट बाद भी देखे तो वहीं रुकी रहे, तो हम वो कहेंगे कि वस्तु विराम की अवस्था में है। और समय के सापेक्ष वो अपनी स्थिति बदल ले, कुछ समय देखे तो यहाँ पे, कुछ 10 मिनट बाद देखे तो वहां पर पहुंच गई, तो हम कहेंगे कि अपनी स्थिति बदल ली है, इसमें तो गति की अवस्था में है। स्थिति अपना स्थान न बदले, वहीं पर टिकी रहे, रुकी रहे, तो उसे हम कहेंगे विराम की अवस्था में। अब देखो, ये गति की दो अवस्थाएं होंगी, एक होगा गति की अवस्था, दूसरी होगी विराम की अवस्था। और अब हम बताएंगे आपको गति के प्रकार। यहीं पे लिख दे रहे हैं गति, इसको मिटा देना, मिटाकर आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको मिटा रहा हूं। अब होगा गति के प्रकार। टाइप ऑफ मोशन। देखो, गति के 4 प्रकार होते हैं, 4 तो कई ज्यादा भी होते हैं, लेकिन 4 प्रकार होते हैं, तो हम उनको बता रहे हैं। आपको कक्षा 9 में हो तो इसलिए हम आपको यह 4 ही प्रकार को बता रहे हैं, लेकिन आपको 3 ही प्रकार का पढ़ना है, ठीक ना। देखिए, हम आपको 4 प्रकार के बता दे रहे हैं। एक होता है रेखीय गति, रेखीय गति। दूसरी होती है, पहले इसको रेखीय गति, चलो वहां पर जगह है, थोड़ा सा जगह और छोड़ दूं।
वृत्तीय गति। तीसरी होगी दोलन गति, दोलन गति। चौथी होगी घूर्णन गति। ये घूर्णन गति आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब ये देखो ध्यान से, इसमें रेखीय गति क्या होती है? जब कोई गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करे, हाँ दाएं बाएं होती रहे, जैसे हम पैदल चलते हैं तो मोड़ आएगा तो दाएं या बाएं हो जाएंगे, लेकिन हम सीधी चलते रहे, फिर दाएं मुड़ जाए फिर बाएं मुड़ जाए। ट्रेन की गति, हमारी गति, कार की गति, साइकिल की गति, सब रेखीय गति में आती है। माने वह एक सीधी मार्ग पर चलती रहे तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा आपको लिख रहा है तो देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करे, रेखा पर गति करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। सीधा चलती रहे, मत यह मत समय खाली सीधे ही चले, दाएं बाएं मुड़ती भी रहेगी, ठीक है। अब सुनो वृत्तीय गति। तो वृत्तीय में सुनो, वृत्त का आप नाम सुने होंगे। वृत्त ऐसे होता है गोला, लेकिन गोला और वृत्त में अंतर होता है, लेकिन यह वृत्त हो गया। और वृत्त का जो ये किनारी भाग है, इसको वृत्त का परिधि बोलते हैं, परिधि। अब ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, कि जब कोई गतिशील वस्तु वृत्त के बने परिधि पर गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान सुनना, जब कोई वस्तु वृत्त के बने परिधि पर गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। अब इसको लिखना कैसे लिखोगे? तो लिख लो, जब कोई, यहाँ पर गतिशील छोड़ दें, आप गतिशील लगाओ, बिना रुकी हुई वस्तु गति करेगी नहीं, मैंने चलेगी नहीं, इसे गतिशील यहाँ पर लिखना है। गतिशील वस्तु वृत्त के बने परिधि पर गति करे तो उसे आप वृत्तीय गति कहते हैं। और तो दोलन गति सुनो, दोलन गति तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे, कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर, जैसे मान लो कि यह वस्तु आपकी हो गई, जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर बार बार गति करे तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे आप लोग झूला देखे होंगे, झूला झूलते हुए एक स्थिर बिंदु पर टिका रहता है, और वहां से जब झुलाते हैं तो इधर उधर अब बार बार हो जाता है, तो वो आपकी होती है दोलन गति, ठीक ना। तो अगर आप इसको कैसे लिखोगे? तो लिखना होगा कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर बार बार गति करे, आप लोग इसको उतार लेंगे वीडियो को पुश कर, बार बार गति करे तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। माने पॉइंट स्थिर है, माने वह इधर से उधर गति करती रहेगी तो उसको हम दोलन गति कहेंगे। अब देखो यह आ गई आपकी घूर्णन गति। तो इसमें सुनो, जब कोई वस्तु एक बिंदु पर ही गति करे, जब कोई वस्तु एक ही बिंदु पर गति करे, अपने ऐसे घूमती रहे चारों तरफ, एक बिंदु पर ही, बिंदु न बदले, तो जब कोई वस्तु एक ही बिंदु पर गति करे तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे अभी जैसे में सबको हम लिखवा देंगे, जिसकी
जैसे कहा होगा इसमें सुन लो, जब कोई वस्तु एक ही बिंदु पर गति करे उसे घूर्णन कहते हैं। जैसे इसमें जो लट्टू देखे, लट्टू कभी नचाए हो, लट्टू नाचता है तो अपने एक बिंदु के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है, हमेशा गोल गोल घूमता रहता है। जैसे पंखा टिका हुआ है, पंखा का भी आप देखेंगे अपने छत के ऊपर, तो वैसे एक ही बिंदु पर गोल हो, चारों तरफ एक ही बिंदु पर चारों तरफ घूमता है, तो आपका घूर्णन गति हो गई। और दोलन गति, आप इसमें झूला आप देखे ही हो, या घड़ी का पेंडुलम जो आपको इधर से उधर बार बार गति करता है, वो घड़ी का पेंडुलम आपका हो गया दोलन गति में। और देखो वृत्तीय गति में हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लो कि आप फील्ड में आपको गोलाई में दौड़ना हो गोल गोल, तो वो आपको वृत्तीय गति में आता है। और रेखीय गति आप सीधे चलो, जैसे ट्रेन की गति, हम लोग पैदल चलते वो उसकी गति, साइकिल चलाते उसकी गति, बस ट्रेन की गति चलती है, ये सब रेखीय गति में आएगा, है ना। तो आप लोग इतना भी ये सब उतार लीजिए, ये गति के बारे में थी, ये गति खत्म हो गई। अब अगले चलेंगे हम दूरी और विस्थापन पर, इसको मिटा रहे हैं। अब आ जाओ दूरी और विस्थापन। दूरी पहले जान लो, बहुत आसान परिभाषा है दूरी की, ध्यान से आप लोग भी याद कर लोगे, एक एक लाइन का है, ज्यादा बड़ा परिभाषा सबका नहीं बताऊंगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान से सुनना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। माने एक गतिशील वस्तु है और कितनी दूरी यहाँ से वहां तक चल दे, और बाद में फीता ले और नाप ले कितना हम लंबा चले हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी चलेंगे, आप कितना भी चल लो वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब देखो जो दूरी होती है ना वो अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। अब जहां से जैसे मर्जी वैसे चल चलो, दूरी अदिश राशि है। और देखो जो दूरी होती है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती है। आप कितना भी एक फाल भी चल दिए, एक कदम भी आगे बढ़ गए, तभी आपकी दूरी गिनी जाएगी, हम कुछ चले हो। तो दूरी जो कहोगी शून्य नहीं होगी। और देखो आप दूरी है तो उसको मापोगे कैसे, उसका मात्रक क्या होगा, हाँ तो उसका मात्रक होता है मीटर। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, यह कभी शून्य नहीं होगी, और इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। अब सुनो ध्यान से, विस्थापन बहुत बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं
कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे आप ना एक बिंदु ए से चलना शुरू कर रहे हो, तो जहां से आप चलना शुरू कर रहे हो वो प्रारंभिक बिंदु कहलाएगी। वो आपकी होगी प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति। अब यहां से चलना शुरू किए, चलते 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 हम बिंदु बी पा गए, तो ये वाली जो बिंदु हो गई ये आपको कहलाएगी अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति। मैंने यहाँ अब यहाँ से कहीं जा नहीं रहे हो, वहां पर रुके हुए हो। आप यहाँ से जब कहीं जा नहीं रहे हो तो ये आपकी अंतिम स्थिति। अब सुनो, मान लो कि जहां से आप चले वहां पर हम मान लो बाइक से चल रहे हैं, तो बाइक का जो आपका मीटर होता है, मीटर में एक अंक दर्शाता है, वह अंक आपको दर्शा रहा है मान लो कि 20, ठीक। और अंतिम पॉइंट जब बी पर पहुंचे तो वो वाला पॉइंट आपको दर्शा रहा है मान लो कि 50, ठीक। तो आपको अब देखना कि हम कितना विस्थापित हो गए। तो आप अंतिम स्थिति माने बी में से ए को घटाओगे तो आपको क्या निकलेगा, विस्थापन। तो अंतिम स्थिति 50 और माइनस 20, इसका मतलब 30 माने आपको, अगर यह मीटर में है, यह भी मीटर में है, तो यह आपका मीटर में हो जाएगा। अरे 30 मीटर विस्थापित कर दिए। तो हम तो यहाँ पर सीधा चले हैं तो विस्थापन ऐसे हुआ है, लेकिन अभी हम ना देखो रास्ता बदलेंगे और विस्थापन भी थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे रास्ता बदलना है। ऊपर का मिटा दे रहा हूं। अब देखो, अब हम ना फिर क्या कर रहा हूं कि बिंदु ए से चल रहा हूं, ऐसे बिंदु बी तक पहुंच गया। अब बिंदु बी पर पहुंचने के बाद हम वहां रुके नहीं, हम बिंदु ऐसे घूम गए और घूम कर बिंदु सी पर पहुंच गए, ठीक ना। अगर ए वाला 4 मीटर की दूरी हो, बीच की ए और बी के बीच की दूरी, और ये वाला 3 मीटर के बीच की दूरी हो, तो अगर हम पूछ दिया जाए कि हमें विस्थापन क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। हम आई प्रारंभिक बिंदु हो गई, सी वाली अंतिम स्थिति हो गई। हमको अब अंतिम स्थिति से जहां से चले थे ना उसको देखना है, और देखने के बाद जो रास्ता आपको नजर आएगा वही विस्थापन है। ध्यान से सुनना, जहां पर आप पहुंच गए और पहुंचने के बाद जहां से आप चले थे ना उसको तो खड़ा होकर सीधा देखना है, और सीधा देखने के बाद आपको जो पहला प्रथम बिंदु नजर आए और जिस रास्ता से आपकी आंख जाए वही आपका विस्थापन हो जाएगा। तो मान लो कि आप सी पर खड़े हो तो आपकी आंख ए को देख रही है। जब ए को देख रही तो ये बताओ आपकी आंख कैसे चलेगी, ऐसे कि ऐसे घूमकर, ऐसे घूमकर जाएगी, ये बिंदु जाएगी ऐसे। आप देख लेना खड़ा होकर, ये वाली जो दूरी होगी, आप यहां से खड़े होकर जब इसको देखोगे ना तो आपका आंख हमेशा सीधा लेके जाएगी, न कि तिरछा। ये वाला नहीं दूरी लेके जाएगी, ये वाली दूरी लेके जाएगी।
तो ये वाली जो दूरी हो गई ये आपका क्या हो गया, विस्थापन, है ना। विस्थापन के लिए शॉर्टकट जरूरी है, न कि जितना आप चले हो दूरी उसकी जरूरत है। आप विस्थापन जब भी पूछे तो वह रास्ता जो सबसे शॉर्टकट आप उसको वहां तक आपको पहुंचाता है वही आपका विस्थापन हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ सी तक पहुंच गए तो अगर विस्थापन पूछे तो आप ए से सी की दूरी निकालना है। अब देखो ध्यान से, अगर इसी में हमें पूछ दूं, देखो इसमें पूछूं कि ए से बी तक का कुल दूरी, कुल दूरी तो बताओ ए से बी तक की दूरी बताओ, 4 मीटर है। कितना होगी, 4 मीटर। आप यही पूछ दो कि ए से बी तक का विस्थापन, विस्थापन भी अगर मान लो ए से बी तक यहां पर हो तो आप कह दोगे कि सर जी 4 मीटर है, तुरंत कर दोगे 4 मीटर। लेकिन फिर सुनो ध्यान से, और मैं कह दूं कि ए बी सी ऐसे चल दो, ए से सी तक कुल चली दूरी, ए से सी तक तो आप कितना दूर चले, 4 और 3 7, तो ये 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर आप चल दिए। लेकिन अगर हम कह दो कि ए से सी के बीच विस्थापन, विस्थापन कितना होगा, तो आप विस्थापन के लिए कैसे निकालोगे, ये वाली दूरी निकालोगे, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी कौन कौन निकालेगा, ये दूरी आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगती है, ठीक है। ये दूरी देखो हम कैसे निकालेंगे, और सुनो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कुछ मिल जाए अब बीच का जो एंगल में, इसमें त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होंगे, तीनों कोण में से अगर एगो कोण 90 अंश का मिल रहा है तो वहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसको हम आधार मान लेंगे और इसको मान लेंगे लंब और इसको मान लेंगे कर्व। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है ना कि कर्व पर बना वर्ग, कर्व पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे देखो यही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ठीक ना। तो हमको निकालना है कर्व, तो बताओ आधार कितना दिया है, 4 मीटर, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका करेंगे तो 9, जोड़ देंगे तो यह आपका हो जाएगा 25। इसका मतलब कर्व का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 25। अगर हमको खाली कर्व का चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 गुणे 5 लिख सकता हूं ना, इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, यानी कर्व का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, अब आपको मिल गया क्या, कर्व बराबर 5 मीटर। इसका मतलब आप कि यहां से यहां की दूरी आपकी हो गई 5 मीटर, यानी आपका विस्थापन कितना है, 5 मीटर। देखो चले हो आप 7 मीटर, कुल दूरी 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन कितना हो गई, 5 मीटर। कम हो गई कि नहीं, चले ऐसे चले 7, लेकिन विस्थापन आपका 5। देखो यह विस्थापन भी ना चली गई मार्ग पर निर्भर नहीं करता कि आप कहाँ से चले हो, कैसे चले हो, टेढ़ा चले हो, मेढ़ा कहाँ से कैसे घूम घूम के आए हो, उससे मतलब नहीं है।
हमको जहाँ से चले वो और जहाँ पर रुके वो उसकी बस जानकारी हमको चाहिए। अब हमको सीधा देखना है शॉर्ट का रास्ता, अब वही आपका विस्थापन होगा। तो ये वाला सीधा वाला आपका क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। अब मान लो कि इसी को फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, ये आप जान गए होंगे कि कैसे चाया है कि हम इसकी दूरी निकाले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अब सुनो, अब हम ना ऐसे चल दे, फिर हम मान लो कि हम सी पर रुके नहीं, सी से अब फिर आगे चलना है, अब यहाँ पर चलना है, ऐसे चल दिया हम बिंदु डी पर आ गए, फिर बीच की दूरी 4 मीटर है। तो अब हम पूछ दें कि ए से डी तक कुल चली गई दूरी, तो आप ऐसे जोड़ोगे 4 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाए 8, 11 मीटर निकाल लिए ना। लेकिन ए से डी तक का विस्थापन, देखो अगर हमको विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अब हमको ना यहीं पर रुके हैं, आइए हमारे यहाँ से चले थे, तो अब हमको विस्थापन निकाले, जैसे चले उसको हम नहीं देखेंगे, हमारे कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम यहाँ से ये वाली दूरी निकालेंगे, ये वाली हमारी विस्थापन हो जाएगी। तो हमारा विस्थापन मान लो कि इधर 3 है, तो हई वाली आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो विस्थापन आपका हो जाएगा 3 मीटर। कौन सी दूरी लिए हैं, यानी डी से ए के लिए है, तो हाई वाली दूरी लिए हैं, ये दूरी है ये इसके बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 मीटर। अब मान लो फिर हम रुके नहीं, ऐसे चल दिए, फिर जहां से चले तो वहीं पर आ गए, अब ए पर पहुंच गए हैं, तो अगर हम कह दें कि ए से ए तक चली गई कुल दूरी, तो आप निकालो कैसे, 4 + 3 + 4 + 3 बराबर 8, ये आपको हो जाएगा 14 मीटर, है ना। लेकिन जहां से चले तो वहीं पर पहुंच गए, तो ए से ए तक का कुल विस्थापन, देखो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए ना, तो ए में से ए घटाओगे तो विस्थापन कुल आ जाएगा आपका 0, देखो 0, यानी इसका मतलब 0 इसलिए कि जहां से आप चले थे ना वहीं पर पहुंच गए, अब वहीं पर पहुंच गए तो आपका विस्थापन अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति देगा, अंतिम भी वही है प्रारंभिक भी वही है, इसका मतलब अगर हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ए में से ए को घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब विस्थापन जहां से चले थे अगर वहीं पर पहुंच गए तो विस्थापन 0 हो गया। इसका मतलब यह कि जो विस्थापन है ना हमको दिशा पर निर्भर कर रही है, हमेशा देखो जैसे चले तो वह कहाँ से चले तो वो एक नजर हमको डालनी पड़ेगी कि कहाँ पर वो पॉइंट है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा दी होती है, यह धनात्मक ऋणात्मक और 0 भी हो सकती है, और इसका जो मात्रक होगा इसका भी मात्रक मीटर ही होता है, ठीक। और इसके आगे का कल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, काहे कि हम पहली बार आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।